हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का जो ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट बी है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं 4 पार्ट्स में। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हमारे पास सेट ए बी का सेक्शन ए है जो कि 1 मार्क्स वाला सेक्शन है। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। हमें यहाँ पे 4 एग्जाम्पल गिवन है, यानी कि 4 ऑप्शन गिवन है। इनमें हमें ये बताना कि कौन से वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो देखिए, इसमें पहले हम एक इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम एसिडिक देखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले चारों के चारों हमारे पास अरोमेटिक है, अरोमेटिक एसिड है। तो इसमें लिख रहे हैं कि इन अरोमेटिक एसिड, इन अरोमेटिक एसिड्स, जो भी हमारे पास एरोमेटिक एसिड होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एरोमेटिक एसिड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रो ग्रुप हो गया जो इसमें लगे हुए सभी में, जैसे नाइट्रो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को। नाइट्रो ग्रुप increase the एसिडिटी। ये क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज द एसिडिटी। एक एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें मिथॉक्सी ग्रुप लग गया। मिथॉक्सी ग्रुप क्या करेगा, ये तो सबसे कम कर देगा, और मिथाइल ग्रुप इससे कम कर देगा। तो हमारा यहाँ पे बी इसमें सेकंड नंबर पे आएगा, और इसके बाद हमारा आएगा मिथाइल ग्रुप इसमें है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज कर देता है उसकी एसिडिटी को। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज कौन करेगा, आपका OH यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर निकल के आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डी आएगा। हमारा जो डी है मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये तो ये हमारा ऑर्डर है। ए सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, उसके बाद बी, फिर उसके बाद डी, और उसके बाद सी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड पार्ट है। उसमें पूछा है कि जो आपका एसिड अनहाइड्राइड होता है, जब वो रिएक्शन करेगा पर प्राइमरी अमीन के साथ, तो इन 4 ऑप्शन में से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। हम कोई भी यहाँ पे प्राइमरी अमीन लेते हैं। ये हमने एक प्राइमरी अमीन लिया, प्राइमरी अमीन हमने यहाँ पे लिया। इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं एसिड अनहाइड्राइड के साथ। तो हमने यहाँ पे एसिड अनहाइड्राइड लिया, ये एसिड अनहाइड्राइड होता है। इसका रिएक्शन हम करेंगे इसके साथ। तो हमारे पास ये ऐसे रिएक्शन होगा, इसमें हमें बनेगा अमाइड। ये हमारे पास बन गया अमाइड, ये अमाइड बन गया। ये हमारे पास क्या था, एसिड अनहाइड्राइड। ये हमारे पास प्राइमरी अमीन, और इस रिएक्शन का नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन ऑफ अमीन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, एसाइलेशन ऑफ अमीन। ये इस रिएक्शन का नाम है जो हम पढ़ते हैं एसाइलेशन ऑफ अमीन्स में। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट बना है जिसका नाम क्या है, अमाइड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें मोलैरिटी बतानी है 900 ग्राम वाटर की। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो ये देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर हमारे पास मोलैरिटी होती है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका फॉर्मूला होता है, गिवन मास कितना है पे 900 ग्राम, और वाटर का H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास इनका मोलिकुलर मास होता है। जब हम इसको 18 को 900 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 50 मोल्स।
तो हमारे पास यहाँ पे वाटर के कितने मोल्स हैं, 50 मोल्स। अब जो 50 मोल्स हैं हम इनको एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 900 ग्राम ऑफ वाटर जो है किसके इक्वल एज्यूम करेंगे, यहाँ पे 900 ml ऑफ वाटर के हमने इसको इसके इक्वल माना, और इसको इक्वल करके हम इसकी मोलैरिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसकी मोलैरिटी आएगी यहाँ पे जो इसका हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में इसका गिवन मास, ठीक है, इनटू में लीटर में था ना ये, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 55.5 मोलर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोलरिटी 900 ग्राम वाटर की कितनी आ गई, 55.5 m, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी मोलरिटी होती है, ये m कैपिटल M, तो ये हमारे पास इसकी मोलरिटी निकल के आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे फोर्थ पार्ट, इसमें पूछा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड रेफर टू अंडरगो। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अलग है और ऑप्शन अलग क्वेश्चन के दिए हुए हैं, तो ये वैसे हमने सर्च कर लिया, ये अलग क्वेश्चन के पार्ट हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं जिस क्वेश्चन के ये ऑप्शन गिवन है। ये क्वेश्चन ऐसे था, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% completion of zero order रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, और ये इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है और ऑप्शन अलग क्वेश्चन के, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था तो हमने इसको रिजोल्व कर लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये कैलकुलेटिव होता है पहले से ही, हम उसमें अपनी पढ़ते हैं यूनिट है अपनी, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि वो क्या आता है हमारा A/K। तो ये हमारा यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब ये भी देखते हैं जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं किस तरह की रिएक्शन वो शो करते हैं। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे होते हैं SN1 SN2 बोथ SN1 SN2 नन ऑफ दीज। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर आएगा SN2 रिएक्शन। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN1 SN2 रिएक्शन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन शो करते हैं। और इसके बाद टर्सरी प्राइमरी वो आपके क्या करेंगे, टर्सरी और सेकेंडरी आपका SN1 गिवन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उनके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पे भी हमें एसिडिटी का ही क्वेश्चन गिवन है। ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कि यहाँ पे इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे, बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सोल, फिनोल और मेटाक्लोरोफिनोल। तो इसमें भी हम वही करेंगे, वही बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, आपकी क्या कर देगी, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, मेटा पोजीशन के ऊपर क्लोरोफिनोल के अंदर हमारा क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, M मेटा पोजीशन के ऊपर फिनोल के अंदर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, ठीक है। फिर ये बाकियों के अंदर ऐसा नहीं है, तो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है यहाँ पे, क्लोरोफिनोल, मेटा क्लोरोफिनोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अपना। इसमें दे रखा है कि द ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज, कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड का, तो कौन सा ऑर्डर निकल के आएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा B। और B क्यों रहेगा, क्यों रहेगा, जैसे कि आपका सेटिजफ रूल के अकॉर्डिंग आता है। ये सेटिजफ रूल क्या कहता है कि जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन रहता है डबल बॉन्ड वाला, वो क्या करता है, स्टेबल बॉन्ड बनाए, स्टेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो टर्सरी आपका जो टर्सरी बनेगा
वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद में सेकेंडरी, और सबसे कम रहता है प्राइमरी। ठीक है, सबसे कम स्टेबल कौन रहता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो इसमें कैसे लिखते हैं? फ्रॉम मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन क्या रहती है? मोर स्टेबल। तो इसमें सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन कौन सी आएगी? टर्सरी। इसमें उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा टर्सरी वाला। तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा टर्सरी को आसानी से कर पाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी और फिर उसके बाद प्राइमरी। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है हमारे पास? एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसके अंदर डोनर एटम तो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक ही समय में वो एक से ही क्या करते हैं? अपनी बॉन्डिंग शो करता है। तो चलिए इसमें देखता हूँ, इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम। ऐसा लिगेंड जिसके अंदर दो अलग अलग डिफरेंट डोनर एटम रहते हैं, लेकिन बट ओनली वन डोनर एटम is attached to metal। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे एक समय में एक ही डोनर एटम क्या रहेगा? अटैच रहेगा मेटल ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान। जैसे एग्जांपल सबसे ज़्यादा फेमस आप अपना कौन सा लेते हैं? नाइट्रो ग्रुप। जो नाइट्रो ग्रुप है इसके अंदर नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है और ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करेंगे। इसमें एक समय में नाइट्रोजन जुड़ेगा और दूसरे समय में दूसरी जगह पे ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग शो करेगा या ऑक्सीजन से। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि नेम द स्टीम वोलेटाइल आइसोमर आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से और पैरानाइट्रोफिनॉल में से ऐसा कौन सा आइसोमर है जो आसानी से क्या हो जाता है? जब इसको भाप से क्या करते हैं? पासिंग करते हैं तो वो क्या हो जाए? उड़ जाए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे लिक्विड जो आसानी से क्या होते हैं? वेपराइज हो जाते हैं, उनको हम वोलेटाइल बोलते हैं। तो इन दोनों में से बताना कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन सा है। तो चलिए इसके लिए पहले दोनों की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास OH ग्रुप हो गया और पैरा पोजीशन के ऊपर ऑर्थो पे, ये हमने ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया। तो इसमें तो क्या होगा कि आपका ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग शो करेगा। ये हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाया है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसे कहेंगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रा का मीन्स अंदर ही, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे ही हम ये पैरानाइट्रोफिनॉल वाला बनाते हैं। ये हमने पैरानाइट्रोफिनॉल वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये फिनॉल हुआ, इसके पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप। इसको इस तरीके से बना लेते हैं। हम इसके दो मॉलिक्यूल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हमने दूसरा फिनॉल बना लिया, नाइट्रो ग्रुप, हम इसको कंडेंस कर फॉर्म में लिख दिया। तो इसका जो ऑक्सीजन होगा इस दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करेगा। ये पैरा पोजीशन पे है ना, उसके पास पहुंचने में तो समय लगेगा, तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बनाया है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग बना है ये कौन सा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास ये कौन सी बॉन्डिंग बन गई? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब ये इन दोनों में से स्टीम वोलेटाइल कौन सा होगा? अब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या है, बॉन्डिंग है, तो ये तो वीक बॉन्डिंग होगी। और जो दो के बीच में बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगी। अब जब दोनों को हीट करेंगे तो सबसे पहले स्टीम किसके बनेंगे, ऑर्थो वालों के बनेंगे, उसके बाद में किसके, पैरानाइट्रो वाले के। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये क्या रहेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल, ये एक नंबर का था, हमें स्टीम वोलेटाइल वाला बताना था। तो हमने यहाँ पे बताया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाला जो है स्टीम वोलेटाइल है। और स्टीम वोलेटाइल क्यों है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या है, हमारा स्टीम वोलेटाइल है। तो चलिए ये हमारा सेकंड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा कन्वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जिसको हमें जिसमें कन्वर्ट करना है दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास पहले हम बेंजाइल क्लोराइड बना रहे हैं, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया आपका CH2Cl। और दूसरा हमें क्या बनाना है इससे, बेंजाइल अल्कोहल। ये हमने बेंजाइल अल्कोहल बना लिया CH2OH, ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल हो गया। इनके नीचे नेमिंग कर देते इनकी, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे Cl को लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा ये चला जाएगा। यहाँ पे OH ऐड करवाने के लिए इसमें क्या डाल देंगे, एक्वस KOH। सिर्फ हमें ये करना है कि इसके अंदर हम क्या ऐड करवा देंगे, एक्वस KOH। क्या होगा, K इस Cl को लेके KCl साथ में निकल जाएगा बाहर, और OH ग्रुप जो है हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। ये सिंपल सा कन्वर्जन दिया हुआ था यहाँ पे 1 मार्क्स में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, ये क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए पहले देखते हैं हम यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो आपके डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड इनमें मिलते हैं। तो हम एक डाइसैकेराइड को लेके चलते हैं जो कि आपका सुक्रोज है। सबसे ज़्यादा आप सुक्रोज ही पढ़ते हो। इन सुक्रोज के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की यूनिट्स ज्वाइंट रहती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। तो हम स्ट्रक्चर भी बनाए उसका, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इन सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज, इन सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज आर joined together by glycosidic linkage, by glycosidic linkage। सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो यूनिट से बनता है सुक्रोज, तो उसके अंदर ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइंट रहती है। तो अब हम वो लिंकेज बना देते हैं। पहले बनाते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये हम यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये ग्लूकोज है, ये हम ग्लूकोज बना लिया। और ऐसे ही हमारे पास फ्रक्टोज बना लेते हैं यहाँ पे। ये फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड, ये हाइड्रोजन CH2OH ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेगा, नीचे की साइड OH, ऊपर OH हाइड्रोजन और CH2OH ग्रुप। तो ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो आपके जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट्स को, ये हमारा ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज यूनिट जब एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। ये सेम क्वेश्चन हम सेट ए के अंदर कर चुके हैं। उसमें सेट ए के अंदर ये हमें उसमें ऐसे पूछा गया था, नेम एनी 2 टेस्ट, जो कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसमें ये क्वेश्चन ऐसे था,
नेम एनी टू टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम फिनोल। अल्कोहल को फिनोल से डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन से टेस्ट हमारे पास आएंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट में क्या होता है, फिनोल लिया हमने, फिनोल के अंदर ब्लू लिटमस डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन वो ब्लू लिटमस पेपर जब हम अल्कोहल के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे उसका कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। ऐसा ही दूसरा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जब फिनोल के अंदर हम क्या डालेंगे, फेरिक क्लोराइड, तो ये ब्लू कलर देगा या ग्रीन या फिर वॉयलेट। लेकिन जब हम अल्कोहल में ऐसा करेंगे, फेरिक क्लोराइड को ऐड करेंगे, तो वहाँ पे कोई भी कलर हमें वो गिवन नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा। और ऐसे ही हम ब्रोमीन वाटर का टेस्ट भी कर सकते हैं। जब हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे फिनोल के अंदर तो उसके अंदर वाइट पीपीटी बनेंगे। लेकिन जब हम अल्कोहल के अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे तो वहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी नहीं बनेगी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमसे ये पूछा है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसमें ये पूछा है कि हमसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है। तो चलिए अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने पहले से लिख रखी है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस सिंपली लैंग्वेज में लिखा है ऐसी रिएक्शंस जिसके मैकेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा स्टेप हो। एक केमिकल रिएक्शन हुज मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप, जो एक स्टेप में कंप्लीट ना होती हो, यानी उसको कंप्लीट होने में एक से ज़्यादा स्टेप लगते हो। और ऐसे ही और भी से सिंपल में क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन विच नॉट कंप्लीट इन वन स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती और उनको पूरा होने में कई स्टेप लगती है, ठीक है। तो और उसके अंदर एक ये मेन बात रहती है कि उनका ऑर्डर कभी भी इक्वल नहीं होगा उनकी मोलिकुलरिटी के, यानी कि ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का नॉट इक्वल टू मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। हमारे पास ये दे रखा है कि यहाँ पे नेम द डिजीज काज बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी डिजीज हमें बताने हैं यहाँ पे कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो चलिए इसमें हम पढ़ते सभी, हम विटामिन के की नहीं, यहाँ पे सारी ही डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम सारी जो भी विटामिन है आपके पास, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए हम सभी विटामिन का पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले विटामिन ए का लिख लेते हैं। विटामिन ए की वजह से हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ऐसे ही विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। और विटामिन B1 का लिखेंगे। विटामिन बी, अब बी कॉम्प्लेक्स कई टाइप के होते हैं तो सभी का पढ़ लेते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन B2 की वजह से हमारे पास अरेबी फ्लेवियो, ठीक है, अरेबी फ्लेविनोसिस, ये हमारे पास विटामिन B2 की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन B3 जो कि पेलेग्रा, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। और विटामिन B5 की वजह से पैरेंथीसिया, ये हमारे पास विटामिन B5 की डेफिशिएंसी डिजीज है। और विटामिन B6 की वजह से एनीमिया होता है। और विटामिन B12 की वजह से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम विटामिन सी की डेफिशिएंसी देख लेते हैं। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स नामक डेफिशिएंसी होती है। और ई की वजह से एनीमिया होता है न्यूबॉर्न्स बेबी के अंदर। सबसे ज़्यादा विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं, इसमें लिखेंगे न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न इन्फेंट जो होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेंट एनीमिया हो जाता है। अब विटामिन के, इसकी वजह से क्या होती है, हमारा जो खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, यानी कि क्या कहेंगे, ब्लीडिंग डायथीसिस। तो ये हमारे पास सभी विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज़ थी जो कि हमने एक एक ही बताई है।
कईयों में और भी ज़्यादा है, तो हमें एक सिंपल एक की ही बतानी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट लिखा हुआ है यानी कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम देखेंगे, जो कि हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। सेंट्रल मेटल एटम देखा, उसके बाद ये देखेंगे ये इसके साथ लीगेंड को कितने अटैच है, ट्राई ऑक्सीलेट यानी कि 3 इसके साथ ऑक्सीलेट लगे हुए हैं। ऑक्सीलेट का फॉर्मूला C2O4, 3 ऑक्सीलेट इसके साथ लगे हुए हैं। और एल्यूमिनेट यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब एल्यूमिनियम का +3 दे रखा है, तो हमारे कोऑर्डिनेशन के ऊपर कितना चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होगा, और नेगेटिव का 3 होगा, ठीक है। ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको कंपैरिजन में देखेंगे तो -3 चार्ज आएगा हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और बाहर है पोटेशियम। अब पोटेशियम कितने होंगे, जब आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए +3 चार्ज होना चाहिए। माइनस का जो 3 है उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्लस का 3 चार्ज चाहिए। तो एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, तो 3 पोटेशियम यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला होगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा इसमें पूछा है राइट द डेफिनेशन ऑफ कोलार्स लॉ। जो कोलार्स लॉ होता है उसका डेफिनेशन क्या है, तो हम सिर्फ यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, बाकी आप सब पढ़ चुके हो कोलार्स लॉ क्या होता है। तो इसमें सिर्फ हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे। इट स्टेट दैट, कोलार्स लॉ कहता है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमने उनको इतना डाइल्यूशन कर दिया बहुत ज़्यादा, तो वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ जितने भी उसके अंदर आयन बनेंगे, चाहे वो एनाइन हो चाहे वो कैटायन हो, उन सभी की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोलार्स लॉ है। तो ये हमारे पास सेक्शन ए था जो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम सेक्शन बी भी जल्द ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।